नमस्कार, इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। शौर्य और धैर्य, ये दो शब्द याद रखिएगा। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम की जन्मभूमि अयोध्या से और कृष्ण की कर्मभूमि कुरुक्षेत्र से दो बहुत बड़े संकेत दिए हैं, और नरेंद्र मोदी के दोनों ही संकेत पाकिस्तान के लिए हैं। पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर के लिए हैं। अयोध्या में मोदी ने कहा कि रावण पर विजय पाने के लिए शौर्य और धैर्य दोनों की जरूरत है, और कुरुक्षेत्र में मोदी ने कहा कि भारत किसी से भी डरकर नहीं जिएगा, अपनी सुरक्षा से समझौता नहीं करेगा। मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर का भी जिक्र किया और कहा कि नया भारत न डरता है, न रुकता है और न आतंकवाद के खिलाफ झुकता है। यानी संदेश साफ है, हिंदुस्तान पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ एक्शन लेता रहेगा, और मुमकिन है कि पाकिस्तान के खिलाफ नया ऑपरेशन भी बहुत जल्द शुरू हो जाए। मुनीर सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। मुनीर की काली नजर अयोध्या पर है, हिंदुस्तान पर है। मुनीर के आतंकी बड़े हमले की फिराक में हैं। मोदी इसका जवाब कैसे देंगे, कब देंगे, और मुनीर की मौत की घड़ी कितनी नजदीक है, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। पाकिस्तान का टारगेट नंबर 1 अयोध्या क्यों है? पाकिस्तान के मुल्ला मुनीर की नापाक नजर राम मंदिर पर क्यों है? मुनीर अयोध्या को क्यों टारगेट करना चाहता है? मुनीर के आतंकी राम मंदिर को उड़ाने की साजिश क्यों रच रहे हैं? राम मंदिर को मलबे के ढेर में तब्दील करने की धमकी, भारत के खिलाफ फेडाइन वार की गीदड़ भभकी। आईएसआई के इशारों पर राम मंदिर पर आतंकवादी हमले की साजिश, लश्कर और जैश के आतंकियों की मदद से राम मंदिर पर टेरर अटैक की प्लानिंग और प्लॉटिंग। अयोध्या का भव्य राम मंदिर पाकिस्तान की आंखों में किसी कांटे की तरह छुप रहा है। अयोध्या में राम मंदिर पर फहराई धर्म ध्वजा की ये ऐतिहासिक तस्वीरें 500 साल के संघर्ष के बाद सनातन के विजय का ये प्रतीक मुनीर को दिन रात सुबह शाम बेचैन कर रहा है। तो क्या इसलिए मुनीर राम मंदिर पर आतंकवादी हमले की घिनौनी साजिश रच रहा है? पाकिस्तान में इस वक्त आपको पता है एक ज़हनी मरीज वहां पे काबिज है, जिसने इस वक्त 4 दिन की जंग भी की और वो पूरे का पूरा एलीट कैप्चर भी वहां पे हुआ है। तो कुछ भी उनसे तवक्को की जा सकती है कि वो कुछ भी जाके कर लेंगे। इंडिया की फिलॉसफी है अखंड भारत की, ठीक है, कि जी हमने पूरे का पूरा हिंदुस्तान जो है वो दोबारा अखंड करना है, और ये पाकिस्तान में पिछले 78 सालों से हमें पढ़ाया जा रहा है। और पाकिस्तान के अंदर बात की जाती है कि हमने हिंदुस्तान पे कब्जा करना है, हमने गज़वाए हिंद करना है, और हम जाके हिंदुस्तान पूरे के ऊपर कब्जा करेंगे। मुनीर और उसके आतंकी गजवाए हिंद की शुरुआत अयोध्या से करना चाहते हैं। फरहतुल्लाह गौरी नाम के एक पाकिस्तानी आतंकी ने तो राम मंदिर को मुस्लिम उम्मा के खिलाफ अ डिक्लेरेशन ऑफ वार तक डिक्लेयर कर चुका है। पाकिस्तान में बैठे आतंकी राम मंदिर को उड़ाने के लिए कई बार टेरर प्लॉट बना चुके हैं। बाकायदा ये कहकर धमका चुके हैं कि बढ़ा लो तुम राम मंदिर की सुरक्षा। और ऐसा क्यों है, ये इन तस्वीरों से समझिए। अयोध्या में राम मंदिर पर फहराया धर्म ध्वज भारतीय सभ्यता के पुनर्जागरण का ध्वज है। आज वो यज्ञ पूरा हुआ है जिसकी अग्नि 500 साल तक जलती रही। एक ऐसा यज्ञ जो एक पल भी आस्था से टिका नहीं, एक पल भी विश्वास से टूटा नहीं। आज सदियों के घाव भरे हैं, सदियों की वेदना को आज विराम मिला है। वो घाव, वो वेदनाएं जो मुगलों ने दी थी, और उस घाव को भरने का काम नरेंद्र मोदी ने किया है। पाकिस्तान इसीलिए इन तस्वीरों को पचा नहीं पा रहा है। मोदी की बातें मुनीर और पाकिस्तानी आतंकियों को किसी कांटे की तरह चुभ रही हैं। सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की जय सिया राम। आज संपूर्ण भारत, संपूर्ण विश्व राममय है। ये धर्म ध्वज प्रेरणा बनेगा। प्राण केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो।
हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबां केसरी। जाए पर वचन न जाही, अर्थात जो कहा जाए वही किया जाए। 25 नवंबर का यह ऐतिहासिक दिन अपनी विरासत पर गर्व का एक और अद्भुत क्षण लेकर आया है। इसकी वजह है धर्म ध्वजा पर अंकित कोविदार वृक्ष। ये कोविदार वृक्ष इस बात का उदाहरण है कि जब हम अपनी जड़ों से कट जाते हैं तो हमारा वैभव इतिहास के पन्नों में दब जाता है। आज जब राम मंदिर के प्रांगण में कोविदार फिर से प्रतिष्ठित हो रहा है, यह केवल एक वृक्ष की वापसी नहीं है, यह हमारी स्मृति की वापसी है, हमारी अस्मिता का पुनर्जागरण है, हमारी स्वाभिमानी सभ्यता का पुनः उद्घोष है। कोविदार वृक्ष हमें याद दिलाता है कि जब हम अपनी पहचान भूलते हैं तो हम स्वयं को खो देते हैं, और जब पहचान लौटती है तो राष्ट्र का आत्मविश्वास भी लौट आता है। और इसलिए मैं कहता हूं, देश को आगे बढ़ना है तो अपनी विरासत पर गर्व करना होगा। ये गुलामी की मानसिकता ही है जिसने इतने वर्षों तक रामत्व को नकारा है। रावण पर विजय पाने के लिए जो रथ चाहिए, शौर्य और धैर्य उसके पहिए हैं। भारत की यात्रा को गति देने के लिए ऐसा ही रथ चाहिए, ऐसा रथ जिसके पहिए शौर्य और धैर्य हो, चुनौतियों से टकराने का साहस भी हो और परिणाम आने तक दृढ़ता से डटे रहने का धैर्य भी हो। नरेंद्र मोदी ने रावण पर विजय पाने के लिए जिस शौर्य और धैर्य का जिक्र किया, अयोध्या का राम मंदिर उसी शौर्य और धैर्य का उदाहरण है जिसे पाकिस्तान जैसा आतंकी देश बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। पाकिस्तान में बैठे आतंकी आए दिन अयोध्या को दहलाने की फिराक में रहते हैं। ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए आतंकियों की मौत का बदला लेने के लिए खुल्लम खुल्ला राम मंदिर पर हमले की बात करते हैं, और यह कोई सुनी सुनाई बात नहीं है। कैमरे पर इसके सबूत हैं। सबूत नंबर 1 देखिए। पाकिस्तान में लश्कर, जैश और हिजबुल के आतंकी अयोध्या में राम मंदिर पर हमले की धमकी देते हुए सुनाई दिए हैं, पब्लिकली ऐलान करते हुए नजर आए। अगर बहावलपुर की औरतें शहीद हो सकती हैं तो मैं पाक फौज से एक मुतालबा करता हूं, आपने भी मेरी हामी, मेरी हाँ के साथ हाँ मिलानी है। उन्होंने हमारी मस्जिदों को टारगेट किया, मसाजिद को, और किया कि नहीं? मस्जिदों को टारगेट किया। आप इसका जवाब हिंदुस्तान की छावनियों को टारगेट करके नहीं। मेरी राय है कि पाकिस्तान के हाफिज मुनीर साहब, आसिम मुनीर साहब, एक ऐलान करो जिस तरह उन्होंने मरकज तैयबा की मस्जिद को टारगेट किया है, तुम बाबरी मस्जिद की जगह बनने वाले राम मंदिर को तबाह करो, राम मंदिर को तबाह करो, इनके सोमनाथों को तबाह करो। और ये बात मैं बेबुनियाद नहीं कह रहा कि राम मंदिर को क्यों तबाह करो। इनके हर मंदिर के अंदर शिवसेना के गुंडे हैं, इनके हर मंदिर के अंदर बजरंग दल के गुमाश्ते हैं, इनके हर मंदिर के अंदर आरएसएस के बदमाश हैं। अल्लाह की कसम, तुम हिंदुस्तान के किस मंदिर को भी टारगेट करोगे। सिर्फ इतना ही नहीं, आईएसआई ने तो बाकायदा जैश और मसूद के आतंकियों के दम पर अयोध्या को दहलाने की साजिश रची है। जैश ने हिंदुस्तान में जिस व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल को एस्टैब्लिश किया, उनके निशाने पर अयोध्या में राम मंदिर भी था। जैश के एक आतंकी ने तो बाकायदा ऑडियो रिलीज करके राम मंदिर पर हमले की बात कही थी। इंशाअल्लाह बाबरी मस्जिद की जगह जो तुम्हारा मंदिर बना हुआ है और वहां
हमारे 3 साथी शहीद हुए हैं। इंशाअल्लाह इस मंदिर को गिराना हमारी जिम्मेदारी बन चुकी है। आतंकी तो आतंकी, पाकिस्तान में चुने हुए सांसद तक वहां की पार्लियामेंट में खड़े होकर ये बकवास कर चुके हैं कि वो दिन दूर नहीं जब पाकिस्तान का फील्ड मार्शल आसिम मुनीर अयोध्या में जाकर अजान देगा और पाकिस्तान की आतंकी फौज रावलपिंडी से बाबरी की पहली ईंट लेकर अयोध्या पहुंचेगी। तो भुट्टो साहब ने कहा था हम 1000 साल जंग करेंगे, और बिलावल साहब ने भी उन्हीं की बात को रिपीट किया है और कहा है कि अगर यहाँ पानी नहीं बहेगा तो खून बहेगा दरियाओं में। मैं सिर्फ ये कहूँगी कि वो वक्त दूर नहीं है कि जब बाबरी मस्जिद की पहली ईंट उसकी बुनियाद में पिंडी से एक आम सिपाही लगाएगा और उसमें पहली अजान पाकिस्तान का सिपह सालार आसिम मुनीर देगा। यानी एक चीज तो क्लियर है, अयोध्या पाकिस्तानी आतंकियों के निशाने पर है, मुनीर के टारगेट पर है। इसीलिए एंटी ड्रोन सिस्टम, स्नाइपर्स, मजबूत डिफेंस सिस्टम, इन सब की तैनाती 24/7 हो रखी है। सुरक्षा घेरा ऐसा मानो अयोध्या किसी अभेद किले में तब्दील हो चुका है। जब दिल्ली में लाल किले के बाहर सीरियल ब्लास्ट होता है तो उस इन्वेस्टिगेशन में जानकारी ये भी सामने आती है कि यहाँ पर यानी कि अयोध्या में जहाँ इस समय हम मौजूद हैं ये भी आतंकियों के निशाने पर है और आतंकी यहाँ की भी रेकी करने के बारे में लगातार कोशिश कर रहे थे। जो अर्धसैनिक बल के जवान हैं वो लगातार अयोध्या में मुस्तैदी करते हैं, लगातार अयोध्या में पुलिस को सहयोग करते हैं और ये कोशिश लगातार जारी रहती है कि अयोध्या में एक अच्छा संदेश कानून व्यवस्था के साथ साथ न जाए, बल्कि ये भी कोशिश किया जाए कि किसी भी तरीके से केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। आतंकी किसी भी वारदात को यहाँ अंजाम न देना पाए, इसको लेकर के आप देखिए कि जो सीमा सुरक्षा बल के जवान हैं, बीएसएफ के जवान हैं, वो लगातार यहाँ पर गश्त कर रहे हैं ताकि अयोध्या में चीजों को और भी बेहतर किया जा सके। अगर इंटेलिजेंस की बात किया जाए तो इंटेलिजेंस हमेशा ये मानता है कि राम मंदिर आतंकियों के लिहाज से सबसे ज्यादा संवेदनशील जगह है, क्योंकि साल 2005 में जिस तरीके से आतंकियों ने अयोध्या के इसी राम मंदिर पर उस वक्त हमला किया था जब ये मंदिर नहीं बना था, तो अपने आप में समझा सकता है कि यहाँ की सुरक्षा कितनी ज्यादा संवेदनशील है। केंद्र सरकार ने इसी को देखते हुए ये बड़ा फैसला किया है कि राम मंदिर की जो सुरक्षा व्यवस्था है उसका जिम्मा आने वाले दिनों में एनएसजी भी संभालेगी और एनएसजी का बाकायदा हब भी तैयार किया जाएगा अयोध्या में। उत्तर प्रदेश का ये पहला हब होगा जहां एनएसजी इस तरीके का हब बनाएगी और चूंकि राम मंदिर में एक दिन में सबसे ज्यादा श्रद्धालुओं की आने की जो संभावनाएं होती हैं वो 5 लाख के भी पार जा सकती है आने वाले दिनों में। इसीलिए एनएसजी का हब यहां पर न सिर्फ अयोध्या को बल्कि पूर्वांचल और लखनऊ तक के एरिया को जबरदस्त तरीके से सिक्योर करेगा। अयोध्या में परमानेंट एनएसजी ब्लैक कैट कमांडोज का हब बनाया जा रहा है। हाई रिस्क एंटी टेरर ऑप्स के लिए 24 घंटे ऑपरेट करने वाली एक स्पेशल यूनिट बनाई जा रही है जिसका काम ही होगा अयोध्या और आसपास के इलाकों को किसी भी आतंकी खतरे से बचाना, क्योंकि मुनीर किसी भी वक्त अयोध्या में एक बड़े आतंकी हमले को अंजाम दे सकता है। इसीलिए अभी से सावधान रहना बहुत जरूरी है। राम मंदिर के शिखर पर फहराता ये धर्म ध्वज पाकिस्तान के लिए चेतावनी है। और मुनीर के लिए वो चेतावनी ये है कि अयोध्या पर अपनी काली नजर मत रखना, नहीं तो पाकिस्तान का अंत निश्चित है। और पाकिस्तान की ऐसी किसी भी हिमाकत का अंत नरेंद्र मोदी ही करेंगे। और वो अंत कैसे होगा, कैसा होगा, इसका एक हिंट मोदी ने अयोध्या में राम मंदिर के प्रांगण में खड़े होकर दिया और दूसरा हिंट कुरुक्षेत्र की उस धरती से दिया जिस धरती को श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध के लिए चुना था। वाहेगुरु जी का खालसा
मोदी ने महाभारत की धरती से ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करके मुनीर और उसके आतंकवादियों के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया है और मोदी से पहले ये चेतावनी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी जारी कर चुके हैं। परवाह किसानों कंडिया दी। आज सुबह मैं रामायण की नगरी अयोध्या में था और अब मैं यहां गीता की नगरी कुरुक्षेत्र में हूं। हमें हर चुनौती को पार करते हुए अपने देश को आगे ले जाना है, अपने भारत को विकसित बनाना है। साथियों, गुरु साहब ने ही हमें सिखाया है, भय काहू को देत न भय मानत आन, यानी हम न किसी को डराएं और न किसी से डरकर जिए। यही निर्भयता समाज और देश को मजबूत बनाती है। आज भारत भी इसी सिद्धांत पर चलता है। हम विश्व को बंधुत्व की बात भी बताते हैं और अपनी सीमाओं की रक्षा भी करते हैं। हम शांति चाहते हैं लेकिन अपनी सुरक्षा से कोई समझौता नहीं करते। ऑपरेशन सिंदूर इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। पूरे विश्व ने देखा है, नया भारत न डरता है, न रुकता है और न आतंकवाद के खिलाफ झुकता है। आज का भारत साहस और स्पष्टता के साथ पूरी शक्ति से आगे बढ़ रहा है। आतंकवादी और उनके सरपरस्त यह मान बैठे थे कि भारत की शालीनता उसकी कमजोरी है, लेकिन वे भूल गए कि भारत गीता का देश है, जहां करुणा भी है और युद्ध भूमि में धर्म की रक्षा की प्रेरणा भी है। जो लोग हमारी सहिष्णुता को कमजोरी समझ बैठे थे, उन्हें ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से भारत ने ऐसा जवाब दिया जिसे आज तक वह भूल नहीं पाए हैं। साथियों, हमने दुनिया को दिखाया कि भारत लड़ाई नहीं चाहता है, लेकिन यदि मजबूर किया गया तो भारत लड़ाई से भागता भी नहीं है और माकूल जवाब भी भारत देता है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमने भगवान कृष्ण के संदेश का ही पालन किया है। मैं देवियों सज्जनों आपको बतलाना चाहता हूं। और इस ऑपरेशन ने पूरे विश्व को यह संदेश दे दिया कि भारत आतंकवाद के विरुद्ध न तो मौन रहेगा, न ही किसी भी सूरत में भारत कमजोर पड़ेगा। मोदी का यह कहना कि हिंदुस्तान अपनी सुरक्षा से कोई समझौता नहीं करेगा, नया भारत न डरेगा, न रुकेगा और न आतंकवाद के खिलाफ झुकेगा, इसने पूरे पाकिस्तान में युद्ध का अलार्म बजा दिया है। ऊपर से कुछ घंटों पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सिंध को हिंदुस्तान में मिलाने की बात कहकर मुनीर की टेंशन को और भी ज्यादा बढ़ा दिया है। इंडिया की जो लीडरशिप है, जो सही मानों में अगर देखा जाए, वो बार बार एक ही बात कह रही है कि हमें पाकिस्तान लेना है, हमें पाकिस्तान के ऊपर कब्जा करना है। ये समझ नहीं आ रही इसका क्या है। एक न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट का खतरा है और डॉक्टर जयशंकर हों या राजनाथ सिंह साहब हों, वो एक ही बात कर रहे हैं कि हमें पाकिस्तान का जो सिंध है वो लेना है, कभी कहते हैं कश्मीर लेना है। मतलब इंडिया इज थिंकिंग बियॉन्ड, मतलब बॉर्डर्स चेंज करने की बातें कर रहे हैं वो। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। बॉर्डर्स चेंज करने की बातें कर रहे हैं वो भाईजान, ठीक है जी, वो बॉर्डर्स चेंज करने की बातें कर रहे हैं और वो इस चीज को समझते हैं कि हमें, मतलब दे डोंट केयर अबाउट एनीथिंग एल्स। समझ रहे हैं। अब राजनाथ सिंह साहब ने बात की सिंध हमारा हिस्सा होगा, मतलब वो पाकिस्तान की जमीन लेना चाहते हैं। आप जयशंकर साहब ने क्या कहा था मार्च 2025 में, उन्होंने कहा था कि
हमें तो कश्मीर वापस लेना है। अगले दिन डॉक्टर इन्होंने राजनाथ सिंह साहब ने कहा कि सरक्रीक के रास्ते कराची जाएंगे। आज कह रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो हमारे इलाके के ऊपर बैठा हुआ है, हमें पाकिस्तान का जो कंट्रोल है वो हमने लेना है। कि जो इंडियन लीडरशिप है वो है बड़ी हार्ड लाइनर है। उन्होंने जैसे ये सारे का सारा जिसे वो कहते हैं ना, अमित शाह साहब ने भी इस पे मैंने देखा था बात की थी। ठीक है जी। अब ये कहा जा रहा है भारत की तरफ से कि जी सिंध को भी वो हिंदुस्तान का हिस्सा बना लेंगे। मतलब ये कि हमारे कितने हिस्से बखरे हो रहे हैं क्या, इसलिए कि वो केपीके को कह रहे हैं वो अफगानिस्तान वाले के हम ले जाएंगे, सिंध को ये कह रहे हैं ये ले जाएंगे राजनाथ सिंह साहब। उसके बाद जो कश्मीर है उसके ऊपर अभी कहा जा रहा है भारत की तरफ से जो वो खुद आके मिल जाएगा। बलूचिस्तान वाले तो खुद कहते हैं नहीं हमारा कोई लेना देना नहीं, आप लोग हो कौन। और रह गया क्या पंजाब, तो बस पंजाब ही रह गया। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर चल क्या रहा है। लेकिन हाँ ये जरूर है कि यहाँ पर सबसे पहले पाकिस्तान वालों आपने घबराना नहीं है, इसलिए कि इस तरह की स्टेटमेंट आती है तो आपके यहाँ से भी तो चलती है ना। आपके यहाँ से भी तो वो लाल टोपी वाले वो जो ये ज़ैद आमिद साहब है वो कितनी बार कह चुके हैं कि हम गजवा हिंद करेंगे और हम वहां दिल्ली में जाके अपना परचम लहरा देंगे। और अभी राजनाथ सिंह साहब ने जो स्टेटमेंट दी है उस पे पहले ही आपको पता है कि ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर 2 की बारी हो जो बात की जा रही है कि जी वो भी हो सकता है। और बार बार भारत की तरफ से इस किस्म की बातें की जा रही है कि अगर कुछ ऐसा वैसा तैसा वैसा किसी किस्म का कोई अटैक या कुछ हुआ तो सीधा सीधा जो है वो पाकिस्तान पे नाम आएगा और पाकिस्तान पे अटैक होगा। तो यकीनन यहाँ पर एक खलबली है, लोग थोड़े परेशान ही घूम रहे हैं। एक जानिब तो भारत के एक अहम तरीन जर्नैल के इस ऐलान के बाद कि वो पाकिस्तान की सरजमीन पर कब्जा करने का मंसूबा रखता है, उसके बाद अब राजनाथ सिंह ने भी एक तशवीशनाक दावा किया है, एक धमकी लगाई है पाकिस्तान को और पाकिस्तान पर जो टेरिटोरियल लॉस इन्फ्लिक्ट करना है यानी कि पाकिस्तान के इलाकों पर कब्जा। भारत का एक अहम तरीन जर्नैल पब्लिकली मीडिया के सामने आकर ये बात कर रहा है, जो कि उनके पूरे मीडिया ने इसे कवर किया है। ये कहता है कि वी आर प्रिपेयर्ड फॉर ऑल टाइप्स ऑफ वॉरफेयर, हम हर तरह की जंग के लिए तैयार हैं। विक्ट्री विल बी अचीव्ड ऑन द ग्राउंड, विक्ट्री जो है वो मैदान पे होगी। हम हर तरफ से पाकिस्तान के ऊपर हमलावर होने के लिए तैयार हैं, ये हमारा मंसूबा है। अब ये परेशान कुन है, ये कहता है कि हम रिवर्स के अंदर भी जंग लड़ेंगे, हर तरफ हमने जंग लड़नी है। और ये बात हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि भारत का मंसूबा भी इस मर्तबा यही है, चाहे सरक्रीक या पंजाब के जो दरिया हैं वहां से भारत कोई एडवेंचर करे, लेकिन इनका अल्टीमेट मंसूबा, इनका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है कि पाकिस्तान पर छोटा ही सही कोई टेरिटोरियल लॉस जो है वो इन्फ्लिक्ट किया जाए। दिस इज समथिंग वेरी 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 अलार्मिंग, क्योंकि अगर हम देखें तो इनका जनरल भी वही बात कर रहा है। फिर ये कहता है कि हम सिंध को हासिल कर लेंगे, सिंध का हिस्सा हम अपनी सरजमीन पर ले आएंगे, बॉर्डर्स तब्दील हो सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान है कि सुधरने का नाम नहीं ले रहा है और इसका लेटेस्ट एग्जाम्पल इस्लामाबाद से आया ये वीडियो है। ये किसी कॉल सेंटर का वीडियो नहीं है, ये किसी आईटी कंपनी का वीडियो नहीं है। इस कंपनी में सफेद टोपी लगाए दिख रहा शख्स लश्कर ए तैयबा का आतंकी सैफुल्लाह कसूरी है। इस्लामाबाद में लश्कर ए तैयबा ने अपना एक डेडिकेटेड आईटी सेल बनाया है जिसमें 80 कंप्यूटर्स फिक्स किए गए हैं और अब लश्कर इसी लोकेशन से आतंकियों को ऑनलाइन ट्रेनिंग भी देगा और नए नए आतंकियों की भर्ती भी करेगा। इस आईटी सेल में आतंकी कैसे तैयार किए जाते हैं इसकी फुल डिटेल भी आज या कल में आ जाएगी। लेकिन भारत ऐसे सारे आतंकियों को इस्लामाबाद में घुसकर मारने की तैयारी पूरी कर चुका है। सैफुल्लाह कसूरी जैसे आतंकी हिंदुस्तानी फौज की हिट लिस्ट में आ गए हैं। इस बीच मंगलवार को ही भारत ने 6 दिसंबर से 8 दिसंबर तक के लिए एक नोटिस टू एयरमैन भी जारी किया है। यह नोटैम करीब 1500 किलोमीटर की रेंज के लिए जारी किया गया है। पाकिस्तान में अब इस खबर को लेकर भी पैनिक मच गया है। सब कहने लगे हैं कि क्या भारत पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने वाली किसी नई मिसाइल की टेस्टिंग तो नहीं करने वाला। मुनीर के मुल्क में मोदी के अगले ऑर्डर का फियर तो है और हिंदुस्तान के हमले का ये डर पाकिस्तान में सबके चेहरे पर क्लियर दिख रहा है। अफ्रीकी देश इथियोपिया में 12,000 साल बाद ज्वालामुखी फटता है। पहली बार फटे ज्वालामुखी ने इतनी राख आसमान में उछाली कि वो 16 घंटे में ही यमन और पाकिस्तान से होते हुए भारत तक पहुंच गया। इथियोपिया के ज्वालामुखी की राख दिल्ली के आसमान में छा गई। इतना ही नहीं, ज्वालामुखी से निकली राख अब चीन तक पहुंच चुकी है। 54 लाख वर्ग किलोमीटर यानी ऑस्ट्रेलिया जितने बड़े इलाके को कवर कर चुकी है। ज्वालामुखी की राख से आसमान काले पड़ गए हैं, बादल जैसी लेयर बन गई। एयर इंडिया को 11 उड़ानें रद्द करनी पड़ी।
लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि कैसे 4,500 किलोमीटर दूर से ज्वालामुखी की राख दिल्ली पहुंची। ज्वालामुखी की राख से उड़ानें क्यों कैंसिल हो रही हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। इथियोपिया में 12,000 साल बाद अचानक ज्वालामुखी फटा। भारत समेत आधी दुनिया में राख का गुबार छाया। इंडोनेशिया में माउंट सेमेरू ज्वालामुखी भड़का, तापमान 800 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा। हवाई में एक साल में 37वीं बार ज्वालामुखी फटा। 1500 फीट ऊंचा लावे का फव्वारा फूटा। जापान का साकुराजिमा ज्वालामुखी फटा। 4 किलोमीटर से ऊंचा धुएं का गुबार उठा। अमेरिका, अफ्रीका, एशिया में कुदरत का कहर टूट पड़ा है। 50,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ता राख का गुबार देखिए। चारों तरफ सिर्फ राख और सल्फर डाइऑक्साइड का घना बादल देखिए। राख के गुबार से बचने के लिए भागते हुए लोगों को देखिए। ऐसा लग रहा है मानो आसमान में बादलों की एक मोटी लेयर बन गई है जो पूरे आसमान को ढक लेना चाहती है। आसमान में छाए राख के गुबार की ये तस्वीरें इथियोपिया की हैं। यहां पर 12,000 साल से सोया हेली गुब्बी ज्वालामुखी अचानक फट पड़ा। ज्वालामुखी के विस्फोट से उठने वाली राख और सल्फर डाइऑक्साइड करीब 15 किलोमीटर ऊंचाई तक पहुंच गई है। राख के बड़े बड़े गुबार ने इथियोपिया अफडेरा गांव को ढक लिया। हेली गुब्बी ज्वालामुखी के आसपास के गांवों में सैकड़ों टूरिस्ट और गाइड फंसे हुए हैं। ज्वालामुखी की राख का गुबार इतना खौफनाक है कि लोगों को सांस लेने में भी समस्या हो रही है। विस्फोट के बाद बड़ी मात्रा में सल्फर डाइऑक्साइड भी निकली है। इसी के चलते यमन और ओमान की सरकारों ने लोगों को सावधानी बरतने को कहा है, खासकर जिन्हें सांस की तकलीफ है। दरअसल ज्वालामुखी की राख में सल्फर डाइऑक्साइड और कुछ छोटे कांच चट्टान के कण शामिल हैं। इससे आसमान में सामान्य से अधिक अंधेरा दिख सकता है और हवाई यातायात प्रभावित हो सकता है। इससे उड़ानों में देरी और यात्रा लंबी हो सकती है। बताया जा रहा है कि पहली बार किसी ज्वालामुखी में इतना जोरदार धमाका हुआ है कि आधी दुनिया तक इसका असर नजर आ रहा है। अब नासा की इन तस्वीरों को देखिए जिसमें हेली गुब्बी ज्वालामुखी तेजी से फटते हुए दिख रहा है और ज्वालामुखी से 100 से 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से राख निकलती हुई दिख रही है। इथियोपिया के जिस इलाके में हजारों साल से सोया ज्वालामुखी फटा है उसे भी जान लीजिए। हेली गुब्बी एक शील ज्वालामुखी है जो इथियोपिया के अफार क्षेत्र में स्थित है। ये एर्ता आले ज्वालामुखी श्रृंखला का सबसे दक्षिणी हिस्सा है। अफार क्षेत्र को धरती का नर्क भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ तापमान 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। ये पूर्वी अफ्रीका रिफ्ट वैली का हिस्सा है जहां पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेटें लगातार अलग हो रही हैं।
और हेली गुब्बी ज्वालामुखी में विस्फोट के बाद राख और धुएं का गुबार अब लाल सागर को पार करते हुए यमन, ओमान से होते हुए 4500 किलोमीटर दूर गुजरात और राजस्थान के रास्ते दिल्ली तक पहुंच गया और अब चीन की तरफ बढ़ रहा है। ये बादल आकाश में 15,000 से 25,000 फुट से लेकर 45,000 फुट की ऊंचाई तक में फैला है। हेली गुब्बी से दिल्ली की दूरी लगभग 4500 किलोमीटर है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि इथियोपिया में ज्वालामुखी विस्फोट हुआ और राख कैसे दिल्ली तक पहुंच गई। इसका जवाब है वायुमंडलीय हवाओं की जेट स्ट्रीम। दरअसल ज्वालामुखी विस्फोट से राख बारीक कणों के रूप में निकलती है। 15 किलोमीटर की ऊंचाई पर पहुंचते ही ये स्ट्रेटोस्फीयर यानी ऊपरी वायुमंडल में पहुंच जाती है और यहाँ पर जेट स्ट्रीम नाम की तेज हवाएं 100 से 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती हैं, जो पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं। यही वजह है कि 23 नवंबर को राख लाल सागर को पार करते हुए यमन और ओमान पहुंची, फिर अरब प्रायद्वीप से पाकिस्तान होते हुए राजस्थान में घुसी और 24 नवंबर को रात 11 बजे तक ये दिल्ली पर छा गई। अभी ये ज्वालामुखी की राख 15,000 से 45,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रही है, लेकिन अगर जेट स्ट्रीम ना होती तो ये राख सिर्फ 50 से 100 किलोमीटर दूर गिर जाती। इससे पहले 2010 में 187 साल बाद आइसलैंड में ज्वालामुखी में हुए विस्फोट के बाद उसकी राख भी पूरे यूरोप में फैल गई थी। 104 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ज्वालामुखी की राख आगे बढ़ रही है। 8 से 15 किलोमीटर की ऊंचाई पर हवा में मिली है। इसका असर एयरक्राफ्ट पर पड़ रहा है। इथियोपिया के ज्वालामुखी विस्फोट के बाद फैली राख की वजह से एयर इंडिया समेत कई एयरलाइंस को अपनी उड़ानें रद्द करनी पड़ी हैं। खतरे वाले लाल और नारंगी क्षेत्रों से बचने के लिए कई उड़ानों ने अपना रास्ता बदल दिया या फिर उड़ानें रद्द कर दी गईं। राख की वजह से दिल्ली, जयपुर जैसे इलाकों में उड़ानों पर नजर रखी जा रही है। ये जो वोल्केनिक आश है, ये जो ऊपरी अपर एटमॉस्फेयर है, जैसे कि अपर ट्रोपोस्फेयर, 8 किलोमीटर से 15 किलोमीटर हाइट जो लेयर होता है वो हेयर में प्रिवेल कर रहा है। इसीलिए इसका प्रभाव जो एयरक्राफ्ट ऑपरेशन हो रहा है वो एटमॉस्फेयर में इसके ऊपर है। इसको देखते हुए हम कल दोपहर से हमारा जो मीटरोलॉजिकल वॉच ऑफिस है मुंबई, दिल्ली, कोलकाता के माध्यम से सभी एयरक्राफ्ट को पूर्वानुमान दे रहे हैं। इसका प्रभाव वेदर के ऊपर बात करें तो इसका कोई प्रभाव इंडियन वेदर के ऊपर नहीं दिखाई दे रहा है और नहीं है। दरअसल ज्वालामुखी से निकली राख विमानों के इंजन, विंडशील्ड और सेंसर सिस्टम के लिए काफी खतरनाक होती है। ये राख इंजन में जाकर पिघल जाती है और विमान के इंजन को गंभीर नुकसान पहुंचा सकती है। इसलिए इंटरनेशनल एविएशन प्रोटोकॉल के तहत सतर्कता बरती जा रही है। इथियोपिया में अभी खतरा टला नहीं है। ज्वालामुखी फटने के बाद भले ही एकदम शांत नजर आ रहा है, लेकिन ज्वालामुखी से लगातार सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकल रही है, जो ये बताती है कि अंदर दबाव बढ़ रहा है और मैग्मा हिल रहा है। इससे आगे और भी विस्फोट हो सकता है। दोपहर में 2 बजे में जो साउथ इथियोपिया का हाईली गुब्बाई जो वोल्केनो है, विच वॉज मिलेनियम ईयर के पहले 12,000 ईयर के पहले तक वो साइलेंट जोन में था। ऑल ऑफ ए सडन इट वॉज एक्टिव एंड वहां से जो वोल्केनिक इरप्शन हुआ ये लगभग 14 किलोमीटर से 30 किलोमीटर तक एक आस का जैसे कि अम्ब्रेला निकल करके एक साइंस एंड जियो साइंस, अर्थ साइंस का ऊपर में एटमॉस्फेरिक साइंस के अंदर में एक बहुत बड़ा धमाका जैसा क्रिएट किया हुआ है। फायरिंग के साथ इनके लगभग 10 to 14 किलोमीटर से ऊपर से ज्यादा तक वो जो वातावरण है तो वहां पे सल्फर डाइऑक्साइड एंड वो मिनरल्स एंड वो सब पार्टिकल्स, डस्ट पार्टिकल्स सब हो करके एक पूरा क्लाउडेड एनवायरनमेंट तैयार किया है। एंड वो इतने तेजी से फिर वो धीरे से हवा से वो प्रभाव होता है, जो डस्ट पार्टिकल्स होता है। बेसिकली इट इज ए क्लाउड, इट इज जस्ट लाइक ए क्लाउड एंड हमारा जो वातावरण है, हवामान जो है, तो इनको पूरा ऐसा क्लाउडी कर देते हैं जैसे को लगता है कि कुछ बारिश का कोई दूसरा कोई संभावना रहेगा। बट इट इज ऑल अबाउट सल्फर डाइऑक्साइड एंड वेरी ये डेंजरस।
ऐसा नहीं है कि ज्वालामुखी सिर्फ अफ्रीकी देश इथियोपिया में ही फटा है। ज्वालामुखी अमेरिका के हवाई में भी फट रहा है, जमकर तबाही मचा रहा है। इंडोनेशिया में भी लोगों की परेशानी बढ़ा रहा है। जापान में साकुराजिमा ज्वालामुखी तबाही ला रहा है। ये तस्वीरें अमेरिका के हवाई की हैं। हवाई में किलाउआ ज्वालामुखी में जोरदार विस्फोट हो रहा है। 1500 फीट ऊंचाई तक लावे का फव्वारा फूट रहा है, पंख जैसा आकार बना ले रहा है। यह न्यूयॉर्क के एम्पायर स्टेट बिल्डिंग से भी ऊंचा है, जो 100 मंजिला इमारत है। किलाउआ ज्वालामुखी 24 घंटे से लावा उगल रहा है। कई किलोमीटर दूर तक गर्म लावे की नदी बह रही है। हर तरफ सिर्फ लाल रंग का लावा ही बहता नजर आ रहा है, सब कुछ तबाह कर रहा है। किलाउआ दुनिया की सबसे एक्टिव ज्वालामुखियों में से एक है। दिसंबर 2024 से अब तक 37 बार हवाई में किलाउआ ज्वालामुखी फट चुका है। ज्वालामुखी के आसपास की जमीन फटने, चट्टाने गिरने और किनारे का कमजोर होने का खतरा बना हुआ है। वैज्ञानिकों का कहना है कि इस समय क्षेत्र बेहद अस्थिर है और वहां रहना खतरनाक हो सकता है। ये तस्वीरें इंडोनेशिया के ईस्ट जावा में स्थित सबसे खतरनाक माउंट सेमेरू ज्वालामुखी की हैं। सेमेरू ज्वालामुखी में 19 और 20 नवंबर से लगातार कई तेज विस्फोट हो रहे हैं। ज्वालामुखी की राख 54,000 फीट की ऊंचाई तक फैल रही है। ज्वालामुखी में लगातार हो रहे विस्फोटों से 8.5 किलोमीटर के एरिया में राख ही राख फैल गई है। कई गांवों में घर, सड़कें और खेत घने ज्वालामुखी राख की मोटी परत से ढक गए हैं। कई मकानों और स्कूलों को नुकसान पहुंचा है। राख की बारिश से आसपास के इलाकों में अंधेरा छा गया। इंडोनेशिया सरकार ने प्रभावित क्षेत्रों से बड़ी संख्या में लोगों को निकालना शुरू कर दिया है। अब तक हजारों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया है। इसके साथ ही ज्वालामुखी से निकला लावा भी पहाड़ी ढलानों से नीचे बह रहा है और इसका तापमान 800 डिग्री सेल्सियस से अधिक पहुंच सकता है। ज्वालामुखी अभी भी सक्रिय है। आगे लावा के गिरने का खतरा है और बड़ा विस्फोट भी हो सकता है। लोगों को खतरे के क्षेत्र से दूर रहने को कहा गया है। किसानों और मछुआरों को नदियों के पास न जाने की हिदायत दी गई है, क्योंकि गर्म लावा पानी में मिलकर बाढ़ ला सकता है। माउंट सेमेरू इंडोनेशिया का एक एक्टिव ज्वालामुखी है, जो पूर्वी जावा के लुमाजांग जिले में है। यह ज्वालामुखी पहले भी कई बार फट चुका है। 2022 में एक बड़े विस्फोट में दर्जन भर लोग मारे गए थे। ज्वालामुखी जापान में भी फट रहे हैं। ये तस्वीरें साकुराजिमा ज्वालामुखी के फटने की हैं। ज्वालामुखी के फटते ही 4.4 किलोमीटर के एरिया में सिर्फ राख और धुएं का गुबार दिखाई देने लगा। राख का गुबार इतना ऊंचा था कि आसमान में काले बादल छा गए। इसकी वजह से कागोशिमा हवाई अड्डे से 30 उड़ानें रद्द करनी पड़ी। ये 13 महीनों में पहली बार है जब राख 4 किलोमीटर से ज्यादा ऊंची उठी। इससे पहले 2019 में साकुराजिमा ने 5.5 किलोमीटर ऊंची राख उगली थी। जापान रिंग ऑफ फायर कहलाने वाले क्षेत्र में है, जहां भूकंप और ज्वालामुखी ज्यादा आते हैं। क्यूशु द्वीप पर कई ज्वालामुखी हैं, लेकिन साकुराजिमा सबसे खतरनाक है। ये कागोशिमा की खाड़ी में एक छोटे द्वीप पर है। पर्यटक इसे देखने आते हैं, लेकिन विस्फोट के समय दूर रहते हैं। 1914 में सबसे बड़ा विस्फोट हुआ था, जिसकी वजह से पूरा द्वीप मुख्य भूमि से जुड़ गया।